ACTH syndrome, ectopic corticotropin releasing. Ectopic का मतलब क्या होता है? What do you understand by ectopic? अपनी जगह से ना होके किसी और जगह पे होना is ectopic, ठीक है? Then ACTH independent, independent है, independent वाला जो है वो ज्यादातर ट्यूमरस कंडीशन में ही होगा, या तो पता ही नहीं है कॉज क्या है, तो दैट इज iatrogenic, ठीक है? Iatrogenic means there is no cause, मतलब we cannot identify the cause. Then it can be adrenal adenoma और माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेसिया और मैक्रोनोडुलर हाइपरप्लेसिया. हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है सेल्स का नंबर एंड उसका जो साइज है उसका इंक्रीज होना. So obviously this is some kind of a tumorous like condition. Adenoma itself is a tumorous like condition. ठीक है? So ये दो तरीके से हमने इसकी क्लासिफिकेशन की, ACTH डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. अब इसके फीचर्स क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था? अगेन ग्लूकोज को बढ़ा रहा है. सो एड्रिनल डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया एंड कीटोसिस. लिपिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इनसाइड द बॉडी. हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या है? अगर आप उसका कोलेस्ट्रॉल कराओगे, एलडीएल एचडीएल कराओगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा. क्यों? लाइसिस होता जा रहा है साथ साथ, ठीक है? हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया. फैट मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट. आप देख लो कि ये पर्सन जो है ये कशिंग्स का पर्सन है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई है? इसकी पफी चीक्स आ गई हैं, देयर इज अ हम्प और द डबल चिल. पीछे यहाँ पे सब सबक्यूटेनियस फैट जो है वो सारा डिपॉजिट है. जब हमने उसको ट्रीटमेंट दिया तो ही गॉट दिस वे, ठीक है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो गया. इसकी एक्सट्रीमिटीज थिन रहेंगी, ट्रंक इसका फैट रहेगा. सी ये दिखाया है आपको, इसमें अच्छे से देखो. सबसे पहले फेस पे कंसंट्रेट करते हैं, ट्रंक पे कंसंट्रेट करते हैं. फेस में आप देख सकते हो रेडनेस है एंड स्वेलिंग है, ठीक है? राउंड मून शेप्ड फेस एंड रेड चीक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कशिंग्स का, ठीक है? उसके बाद नीचे आप आ जाओ तो पर्पल स्ट्राया ऑन द एब्डोमेन, फैट डेपोजिशन ऑन द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ नेक. फैट डेपोजिशन ऑन एब्डोमेन एंड बैक ऑफ नेक, यहाँ पे एंड यहाँ पे. यहाँ क्यों? यहाँ सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ज्यादा रहेगा. जब यहाँ डिपोजिशन ज्यादा होगा, प्रोट्रूडिंग बेली होगी, तो ऑब्वियसली स्ट्रेच मार्क्स होंगे विच आर पर्पल स्ट्राया. शुरू में वो पर्पल होते हैं. अगर पेशेंट कंटिन्यूअसली नहीं रहता कशिंग्स का तो धीरे धीरे दे विल गेट व्हाइटिश, बट स्ट्रेच मार्क्स विल ऑलवेज बी देयर ऑन अ पेशेंट ऑफ कशिंग, ठीक है? उसके बाद स्किन इज थिन, एक्सट्रीमिटीज आर थिन, स्किन इज थिन. ब्रूजेस ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि स्किन की प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो रही है, तो छोटी मोटी चोट से भी जल्दी से पेशेंट को ब्रूज हो जाएगा, ठीक है? और क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस. हमने बात की थी कि ये क्या चाहता है कि फ्यूल ब्लड में रहे, तो ये कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड में डाल देगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो बोन्स हैं वो वीकर होती जाएंगी, तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होगा. अब ऊपर चलो, मेल्स में गायनेकोमेस्टिया, ऑब्वियसली फैट डेपोजिशन अराउंड द ब्रेस्ट. सबसे ज्यादा फैट डेपोजिशन कहाँ पे होता है? ब्रेस्ट पे, थाइस पे एंड अपने हिप्स पे. तो हिप्स पे तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इन ऑर्गन्स में ज्यादा होगी. तो मेल में गायनेकोमेस्टिया मींस जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होगा, इट विल लुक लाइक अ फीमेल, ठीक है? इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है, एंटी एलर्जिक एक्शन भी है, ठीक है? तो अगर इसका इंक्रीज हो गया तो दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज गोइंग टू गो हे फायर एंड द पेशेंट विल बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, ठीक है? तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी. सीएनएस इरिटेबिलिटी रहेगी, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा हमने बात करी ली, थिन एक्सट्रीमिटीज हमने बात करी ली. जीआई में हमने क्या बात की थी कि इसकी म्यूकोजा को बनने नहीं देता, स्किन को नहीं बनने देता, म्यूकोजा को बनने नहीं देता, उसका लाइसिस करता है, एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है. तो सच अ पेशेंट इज मोर ससेप्टेबल टू पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है? सो पेप्टिक अल्सर्स होना इसमें होगा, डिस्ट्रेस रहेगा उसको जीआई. फीमेल्स में हिर्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ हो जाएगी. अगेन दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ की हेयर ग्रोथ हो नहीं रही, जहां नहीं रिक्वायर्ड वहां पे हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है? सो हिर्सुटिज्म इज hair growth on the chin, beard, right? So these are the basic features of the Cushing syndrome. आगे देखो, pendular abdomen, rupture of thin skin leading to stretching. तो इस तरीके का हमको pendular abdomen दिखेगा इस पेशेंट में, Cushing में. Buffalo hump, look at the buffalo hump. ये जो पीछे का है दिस इज अ बेफेलो हम्प. बेफेलोस में ये चीज थोड़ी बड़ी सी होती है ना, तो ये बेफेलो हम्प इज अगेन बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट.
फिश माउथ अगेन, क्योंकि यहाँ का फैट डेपोजिशन हो रखा है तो लिप्स ऑब्वियसली थोड़े से बाहर को आ जाएंगे, सो फिश माउथ। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस रहेगा। देन स्टेरॉइड मायोपैथी, मायोपैथी का मतलब क्या है? मसल्स की वीकनेस, मसल्स का डिस्ट्रक्शन, सो स्टेरॉइड मतलब कॉर्टिसोल, सो कॉर्टिसोल मायोपैथी विल हैपन, ठीक है। Then skin is thin and paper-like, wound healing is poor, hair is thin and rough, loss of scalp hair and the extremities are thin. Clear है? वही चीज अपन बार बार कर रहे हैं। और एक चीज मैंने बताई थी कि कशिंग्स के पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, ठीक है, पूरा गोल और स्टिक्स लगी हुई है, मतलब एक्सट्रीमिटीज उसकी थिन है और अदरवाइज उसका जो ट्रंक है वो पूरा गोल है, सो इट इज लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस। Other symptoms again we have already discussed, osteoporosis हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्यों हो रहा है? अगेन हमने बात करी थी कि आरबीसी की काउंट को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से इमीडिएट फ्यूल चाहिए, तो आरबीसी के काउंट को बढ़ाएगा, बाकी सबके काउंट को ये कम कर देगा। तो लिम्फोपीनिया, इओसिनोपीनिया, बाकी सारे कम होते जाएंगे, आरबीसी को बढ़ाएगा क्योंकि इसको लग रहा है कि इमीडिएटली बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारा ब्लड सप्लाई चाहिए। हार्ट को वीक कर देगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर हार्ट मोर देन रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मस्कुलर वीकनेस विल हैपन, सो हार्ट विल गो इनटू मायोपैथी। सीएनएस में साइकोसिस एंड रेस्टलेसनेस रहेगी, सेक्सुअल चेंजेस में एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट क्या करने हैं? सबसे पहले प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल, मैंने बात करी थी कि इसमें डायगोनल वेरिएशन होता है, नाइट में सबसे कम होता है, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 to 6 इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। सो वी प्रेफर कि जितना अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पेशेंट का हम सैंपल लें उतना बेटर होता है, बट वी टेक इट अराउंड 8 o'clock विच इज रीजनेबल फॉर द पेशेंट एंड फॉर द लैब, ठीक है। सो 8 o'clock हम इसका सैंपल लेते हैं, उस समय इसका मैक्सिमम लेवल आता है, उसी से हमको डिसाइड हो जाता है कि कॉर्टिसोल सही है या नहीं है। कितना होता है बेटा कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल? Who can tell me कॉर्टिसोल का नॉर्मल लेवल कितना होता है? कहां तक हम नॉर्मल मानते हैं कॉर्टिसोल के लेवल को और कहां से हमें टेंशन होती है शुरू? हाँ 1 to 7 नहीं बेटा, यस 11 है ना, 11 to 14, एक्चुअली 10 to 14 इज अ नॉर्मल लेवल। अगर 10 to 14 आ रहा है तो इट इज ओके, लेस देन 9 इज मतलब लेस देन 9 इज डिस्टर्बिंग टू अस एंड लेस देन 7 इज डेंजरस फॉर द पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जिसमें हम डेक्सोना सुना होगा, इंजेक्शन डेक्सोना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एवल और डेक्सोना बहुत कॉमनली बच्चों को भी और बड़ों को भी लगता है इन केसेस ऑफ एलर्जी। तो डेक्सोना लगाने के बाद कॉर्टिसोल लेवल को क्या हो रहा है, इसको डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर हम डेक्सोना का इंजेक्शन लगा देंगे पेशेंट को? तो सप्रेशन टेस्ट का मतलब क्या है? एक्सटर्नली हमने कॉर्टिसोल दे दिया। डेक्सोना इज व्हाट? इट इज अ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कौन सा? कॉर्टिसोल। इट इज रिजेंबलिंग द कॉर्टिसोल। तो अगर हमने एक्सटर्नली स्टेरॉइड दे दिया है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एसीटीएच? डिक्रीज, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अगर हम स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, उसका नेगेटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी एसीटीएच के लेवल को कम कर देगी, ठीक है। सो एसीटीएच सप्रेशन टेस्ट। देन इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, इंसुलिन लगाएंगे, इंसुलिन से क्या ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखेंगे, ठीक है। देन 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल 99% बाउंड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर बहुत इंक्रीज है तो वो यूरिन में आएगा ही आएगा। तो फ्री कॉर्टिसोल कितना यूरिन में आ रहा है उसको असेस कर सकते हैं, ये ज्यादातर हम नहीं करते। एंड देन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसीटीएच डिपेंडेंट एंड एसीटीएच इंडिपेंडेंट बाय मिटोप्रेनॉन टेस्ट। सो दिस वाज द काशिंग सिंड्रोम। क्लियर है? काशिंग्स में क्या क्या हुआ है? हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, लिपिड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जिसके कारण मून फेस, बफलो हम्प एंड प्रोट्रूडिंग बेली हुआ है, स्ट्राया हुआ है, मसल वेस्टिंग हुई है जिसके कारण थिन एक्सट्रीमिटीज हुई है, हेयर लॉस हुआ है, जीआई में अल्सर्स हुए हैं, प्लस इसके साथ साथ पेशेंट की इरिटेबिलिटी वगैरह ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली काशिंग सिंड्रोम। नाउ लेट्स कम टू द एडिसन्स। अब एडिसन्स में क्या है? एड्रिनल सप्रेस्ड है, कॉर्टिसोल लेवल
लो है। कब होगा? अगर तो एड्रेनल को रिमूव कर दिया गया है सर्जिकली ड्यूरिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन द किडनी, या फिर कोई इस तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है जिसमें जो एड्रेनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए हैं और उसकी फंक्शनिंग बंद हो गई है, या फिर पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस जब हम पेशेंट को टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं तो दैट टीबी का ट्रीटमेंट जो है दैट अफेक्ट्स द एड्रेनल रिसेप्टर्स एंड इट कॉजेज द एड्रेनल टू गेट सप्रेस्ड। तो ये इसके कॉजेज हैं। ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है? अपनी ही बॉडी अपने ही किसी ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, कॉज नहीं पता। मोस्टली प्रेगनेंसी हो गई या ट्यूबरक्लोसिस हो गई, इसके बाद ये डेवलप होता है, या फिर कोई मेजर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई तो उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप होता है। अदरवाइज नॉर्मली भी ये डेवलप हो सकता है। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड ड्यू टू कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस, बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी, दोनों तरफ का एड्रेनल हमने रिमूव कर दिया, या फिर ट्यूमर हो गया। ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एडिसन। क्या होगा इसमें? बिल्कुल उसके ऑपोजिट। उसमें ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहा था, डायबिटिक लाइक स्टेट हो रही थी, इसमें ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। सो हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, मसल वेस्टिंग दोनों में रहेगी। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन तो वो कर रहा था, लेकिन यहाँ प्रोटीन बन ही नहीं पा रहा है, सो मसल वेस्टिंग तो रहेगी। मस्कुलर वीकनेस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो रहेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का परमिसिव एक्शन था प्रेशर एक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना। ठीक है। यहां वो नहीं कर रहा है, सो बीपी विल फॉल डाउन। अनीमिया, अनीमिया क्यों? हमने बात करी थी कि वो आरबीसी के काउंट को बढ़ा रहा है। अगर वो बहुत ही कम है तो ऑब्वियसली आरबीसी का काउंट जो है वो कम जाएगा, पेशेंट एनीमिक होगा। हाइपोवोलीमिया, वॉल्यूम कम होगा, वहां एडीमा हो रहा था, यहाँ पे हाइपोवोलीमिया हो रहा है। एंड हीमो कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, सो जो ब्लड जो बचा है वो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है। वाटर लॉस होने के कारण हीमो कंसंट्रेशन रहेगी। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन इज लेस। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, या फिर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होगा, तो पेशेंट उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब इम्यूनिटी भी लो है, प्लस उसको फाइट करने का पावर ही नहीं है। क्यों? ना तो ग्लूकोज बढ़ रहा है उस समय। स्ट्रेसफुल सिचुएशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज की स्पाइक करो, प्रोटीन वगैरह को कम कर दो, जितना भी कोशिश करो ऑक्सीजन को ज्यादा पहुंचाओ, है ना, ताकि वो इन्फेक्शन को फाइट कर सकें। यहाँ वो सब कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी तो पेशेंट का क्या होगा? बीपी भी फॉल डाउन कर जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज लेवल भी फॉल डाउन कर जाएगा, कोलैप्स लाइक स्टेट हो जाएगी। ठीक है। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन इज लेस। डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑब्वियसली वो क्या कर रहा था? सोडियम को रिटेन कर रहा है, सोडियम के साथ साथ वाटर को रिटेन कर रहा है, पोटेशियम को निकाल रहा है। अब यहाँ पे ये है ही कम, तो सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस होना चाहिए वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो पेशेंट के ज्यादातर हाइपोसोडियम का जो लेवल्स है वो थोड़े लो चले जाते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड वेट लॉस, वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो रहा था, पेशेंट ओवरऑल मोटा दिख रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? ना तो एक तो वाटर लॉस हो रहा है, सोडियम भी लॉस हो रहा है, मसल की वेस्टिंग हो रही है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन तो है ही है, तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है उसका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है। एडिसोनियन क्राइसिस, एडिसोनियन क्राइसिस कब होगा? जब कोई इन्फेक्शन होगा या कोई स्ट्रेस लाइक सिचुएशन होगी। उस समय क्या होगा? होना क्या चाहिए था? ग्लूकोज लेवल बढ़ना चाहिए था, आरबीसी को अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़नी चाहिए थी। ये सब चीजें नहीं होंगी इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाएगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। इसको कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। अगर उस समय पेशेंट को एक्सटर्नली स्टेरॉइड आप नहीं दोगे तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है विच इज पिगमेंटेशन। क्या हो रहा है? कॉर्टिसोल लेवल लो है। ठीक है। कॉर्टिसोल इज 9 विच इज ऑन द लोअर साइड। नेगेटिव फीडबैक गई पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या करेगी? एसीटीएच को बढ़ाएगी। ठीक है। एसीटीएच बढ़े तो कॉर्टिसोल बढ़े। अब एसीटीएच जो है वो एमएसएच के साथ ही काम करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन जो है दे वर्क टुगेदर। अगर एसीटीएच बढ़ रहा है तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ेगा, तो मेलानोसाइट्स बढ़ेगा। सो व्हाट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू कॉज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्पेशली हैंड्स जो हैं, हाथ काले होंगे कंपैरेटिवली, एंड अ टिपिकल बटरफ्लाई रैश।
टिपिकल बटरफ्लाई, यहाँ से लेके नोज एंड दीज चीक्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। So generalized pigmentation of the skin हो जाएगा because of melanin deposition. See, pigmentation of palm and face, cheek, tongue, gums and ears. समझ आ गई? तो आपको आइडेंटिफाई अगर करना हो एडिसन्स के पेशेंट को तो कैसे करोगे? अगर पेशेंट का एक्सट्रीम वेट लॉस हुआ है विदाउट द फिजिकल एक्टिविटी विद इन 2 और 3 मंथ्स, ठीक है, प्लस उसका जो ब्लड प्रेशर लेवल्स है वो कंपैरेटिवली लो रहते हैं, उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो कंपैरेटिवली लो रहता है, हम उसका ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे, वो भी लो रहेगा, एंड उसका ये भी लो। फिर ACTH सप्रेशन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम कॉर्टिसोल देंगे, देखेंगे कि क्या ACTH बढ़ रहा है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नहीं होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल इतना कम है उसमें कि हम कॉर्टिसोल देंगे तो ACTH को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है काम, ठीक है। सो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट कर सकते हैं हम, प्लस हम उसके पिगमेंटेशन पे ध्यान देंगे कि उसका पिगमेंटेशन बढ़ा तो नहीं है विद इन 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। अब एडिसोनियन क्राइसिस क्या है? जो कि स्ट्रेस के ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट होगा। स्ट्रेस कौन सा हो सकता है? इट कैन बी एन एग्जामिनेशन स्ट्रेस ऑल्सो, इट कैन बी अ मेंस्ट्रुएशन स्ट्रेस ऑल्सो, इट कैन बी इन्फेक्शन का स्ट्रेस ऑल्सो, एनीथिंग विच इज नॉट अकरिंग डेली इज अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी, ठीक है। जो नॉर्मल डेली रूटीन या डेली फिजिकल एक्टिविटी से हल्का सा भी अगर कुछ चेंज होगा तो वो बॉडी के लिए स्ट्रेस होता है, उसमें बॉडी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। इवन गोइंग फॉर अ ट्रैकिंग इज अ स्ट्रेस फॉर अ नॉर्मल पर्सन, राइट, बिकॉज वी डोंट ट्रैक। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, यहाँ 10 स्टेयर्स एकदम से आपने शुरू कर दी है कि 10 क्लाइंब करूंगा मैं, 10 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सो दैट इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी। कॉज क्या हो सकता है? आफ्टर एड्रिनलेक्टमी, मतलब एड्रिनल ही रिमूव कर दिया, आफ्टर एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ थेरापेटिकली एडमिनिस्टर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कोई पेशेंट है एडिसन्स का, उसको हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ऑब्वियसली देना पड़ेगा टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड द जर्नल ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। तो अगर हमने उसको स्टेरॉइड्स पे डाल रखा है और सडनली वो स्टेरॉइड लेना बंद कर दे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगेन एकदम से ग्लूकोज लेवल फॉल करेगा और एकदम से बीपी फॉल करेगा, तो पेशेंट विल गो इनटू द क्राइसिस। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेरॉइड था, कॉर्टिसोल था, वो उसकी एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा था, हार्ट की एक्टिविटी को वो इंक्रीज करता है। तो एक तरीके से पेशेंट के लिए एक डेथ लाइक सिचुएशन हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या करना है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से? आपने सुना होगा, प्रेडनिसोलोन या ओमनाकॉटल कॉमनली दी जाती है एलर्जी कंडीशंस में भी। तो प्रेडनिसोलोन या ओमनाकॉटल पे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रखना पड़ता है, अदरवाइज वो किसी भी, और जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, इवन इफ इट इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी डोज को इंक्रीज करना पड़ता है, सो दैट ही कैन डील विद एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज एडिसन। क्लियर है? एनी डाउट इन दैट? नो इश्यूज? क्या टाइम क्या हो रहा है? 45, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है ये इजी है, छोटा टॉपिक है, जल्दी कर लेंगे। अब हमने एक हार्मोन को कवर किया था विच इज कॉर्टिसोल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हार्मोन्स विच इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन अगेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जोना ग्लोमेरुलोसा से। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज हो रहा था? फेसिकुलेटा से। फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलो जहां वर्ड आ गया वहां पे अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि इट इज डीलिंग विद द मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली हम क्या बात करेंगे? आयंस, सोडियम एंड पोटेशियम। सो दिस इज बेसिकली डीलिंग विद सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर, ठीक है। क्या करता है? इसकी स्टोरेज नहीं होती, जहां प्रोड्यूस हुआ है वही रिलीज होगा, वहीं पे काम करेगा, ठीक है। अगेन डायगोनल वेरिएशन इसमें भी होती है, कंबाइंड फॉर्म और फ्री फॉर्म में रहता है। जहां कॉर्टिसोल 95% ग्लोबुलिन के साथ कंबाइंड था, सिर्फ 5% फ्री फॉल थी। फ्री फॉर्म का मतलब हमने तब डिस्कस किया जब हमने यूरिन टेस्ट करना है कि अगर कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो यूरिन में कॉर्टिसोल फ्री हम कर सकते हैं, है ना, असेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें 55% बाउंड फॉर्म है एंड 45% इज द फ्री फॉर्म, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन सारी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन सब के साथ बाइंड करता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन शोज अ सर्केडियन रिदम, अगेन वही डे नाइट रिदम है, वही जो कॉर्टिसोल का लेवल अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock जो बढ़ता है, इसका भी उसी टाइम पे सबसे हाई होता है। नाइट के टाइम पे इसका लेवल लो रहता है। हाईएस्ट वैल्यू इज अर्ली मॉर्निंग एंड द लोएस्ट वैल्यू इज अर्ली नाइट,
सेलुलर मैकेनिज्म वही स्टेरॉइड का अपन ने बात करी थी, स्टेरॉइड के रिसेप्टर्स होते हैं या सीधे साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे। साइटोप्लाज्म में भी होंगे तो वहां से स्टेरॉइड उसके साथ बाइंड करके न्यूक्लियस की तरफ को जाएगा, डीएनए में बाइंड करेगा, डीएनए में चेंजेस लाएगा, जीन में एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन अपना आगे एक्शन करेगा। ठीक है, सारे स्टेरॉइड का यही रहता है, इट हैज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू affect the change the DNA and lead to the formation of new proteins which are going to bring about the physiological action. अब किस किस एंजाइम को ये इफेक्ट कर रहा है? मेन एंजाइम जो ये क्रिएट बना रहा है ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इसीलिए ये सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज हर सेल में प्रेजेंट है, एवरी डैम सेल ऑफ द बॉडी हैज अ सोडियम पोटेशियम पंप, वी नो दैट it is required for, why is sodium potassium pump required? इसका सबसे important role is in action potential में या कुछ और? It is not required for action potential, it is required for bringing the potential back to the resting membrane potential. It maintains the resting membrane potential. ठीक है, ये action potential अपने आप में create नहीं करता, जो एक्शन पोटेंशियल हो गया उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आना चाहिए, वो इसका काम है। तो सोडियम पोटेशियम पंप हर जगह आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, प्लस ये न्यू सोडियम चैनल्स भी बनाएगा। सो हैव अ लुक एट दिस फोटो। इसमें क्या दिखाया है? सेल दिखाया, उस तरफ ल्यूमन है और इस तरफ इंटरस्टिशियम है। इंटरस्टिशियम की तरफ ये सोडियम पोटेशियम को फेड कर रहा है, ल्यूमन की तरफ ये सोडियम चैनल्स को बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है? ये सोडियम को रिटेन कर रहा है। ठीक है, सोडियम को रिटेन कर रहा है, पोटेशियम को हटा रहा है। सोडियम बॉडी में रिक्वायर्ड है फंक्शनिंग के लिए, पोटेशियम इन ल्यू ऑफ, मतलब ऑपोजिट टू द सोडियम के, इतना हम सोडियम इतना रिटेन किया है तो इतना पोटेशियम हमको हटाना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा। ठीक है, और सोडियम जहां रिटेन होगा वहां पे साथ में ही वाटर भी रिटेन होगा। So target cells are present in kidney, GI, sweat glands and brain. Main function is to maintain the blood volume and extracellular fluid volume by maintaining sodium and potassium in the blood plasma. ठीक है, तो क्या फंक्शन है इसका? ECF को मेंटेन करना, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है उसको इसने मेंटेन रखना है। डिक्रीज सोडियम विल लीड टू ब्रेन एंड हार्ट एब्नॉर्मेलिटीज, डिहाइड्रेशन एंड शॉक। एल्डोस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। बेसिकली कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन दोनों ही एसेंशियल हैं। इन अदर वर्ड्स एड्रिनल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब ये क्या करेगा? रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक एक जगह बात करेंगे। हमने कहाँ बात करनी है? किडनी में करनी है, जीआई में करनी है, स्वेट ग्लैंड्स में करनी है। तो सबसे पहले किडनी में क्या कर रहा है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन एक्सचेंज सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, लीड्स टू सोडियम कंजर्वेशन एंड ऑस्मोटिक रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो दिस विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? बहुत ही ईजी है। सोडियम को रिटेन करना है, सोडियम को रिटेन करेंगे तो पोटेशियम को सिक्रीट करना ही पड़ेगा। सो एक तरफ सोडियम रिटेन हो रहा है, पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है, दूसरी तरफ क्योंकि सोडियम बॉडी में बढ़ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, सो सोडियम एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, पोटेशियम इज सिक्रीटेड। इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। GFR सेकेंडरी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी में सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ा है तो सेकेंडरीली उसको लगेगा कि इसको निकालना पड़ेगा, तो GFR बढ़ेगा। एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर कम्स टू नॉर्मल थ्रू एल्डोस्टेरॉन। अच्छा, ये अब समझना ज्यादा जरूरी है। एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या होता है? अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल बहुत बढ़ जाए, इस पे शॉर्ट नोट आता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट नाइसली। अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है तो एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? सोडियम को रिटेन कर रहा है, वाटर को रिटेन कर रहा है। तो अगर तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ा ही रहेगा, तो सोडियम एंड वाटर विल कीप ऑन रिटेनिंग इनसाइड द बॉडी। इट विल कॉज हाइपरनेट्रीमिया, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे इफेक्ट डालेगा, एडीमा, ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब एल्डोस्टेरॉन एस्केप हो जाता है, किडनी कहती है कि नहीं, एनफ ऑफ वाटर लोड इनसाइड द बॉडी, आई हैव टू रिमूव इट। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के एल्डोस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, स्टिल GFR को बढ़ा के सोडियम एंड वाटर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, दिस इज किडनी इटसेल्फ वर्किंग ऑन इट्स ओन विदाउट द इफेक्ट ऑफ द एल्डोस्टेरॉन। क्लियर है? समझ आई? सो दिस इज नोन एज एल्डोस्टेरॉन एस्केप,
कि जो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट है उससे एस्केप कर गई है किडनी, वो कह रही है कि जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेन हो गया है, अब मुझे एल्डोस्टेरोन के बारे में बॉदर नहीं करना, मुझे इसको निकालना है, ठीक है। सो दिस इज एल्डोस्टेरोन एस्केप. Excretion of salt and water comes to normal even though the aldosterone is high. This is known as aldosterone escape. After 10 to 15% increase in ESF, extracellular fluid, the kidney escapes from the sodium retaining effect of the aldosterone due to pressure diuresis. ठीक है, इसके साथ साथ ANP जो है एंटी न्यूट्रिटिक पेप्टाइड, ये भी साथ में काम करता है. एल्डोस्टेरोन एस्केप आपसे पूछा जाता है तो देख लेना इसे. मसल में क्या काम कर रहा है? पोटेशियम को सिक्रीट कर रहा है, सोडियम को रिटेन कर रहा है, पोटेशियम को निकाल रहा है. पोटेशियम को निकालेगा तो मसल को वीक कर देगा. सो इंक्रीज एल्डोस्टेरोन विल कॉज इंक्रीज पोटेशियम लॉस इन यूरिन, इंक्रीज हाइपोकैलेमिया, सो इट विल कॉज सिवियर मस्कुलर वीकनेस. कार्डियक मसल पे क्या करेगा ये? अगेन हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये डिक्रीज कर देगा. इट विल वीकन द हार्ट विच कैन लीड टू एरिथमियाज एंड अल्टीमेटली डेथ. स्वेट ग्लैंड्स में क्या करेगा? वही सोडियम को इंक्रीज, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा. ब्रेन इंक्रीज थर्स्ट बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन द हाइपोथैलेमस ऑल्सो, ठीक है. इवन दो वाटर इज बीइंग रिटेन्ड बट थर्स्ट का जो थर्स्ट वाला जो ये हम पढ़ेंगे CNS जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे किस तरीके से. सो थर्स्ट जो है वो इंक्रीज होगा, सो मोर ऑफ द वाटर इज बीइंग टेकन बाय द पेशेंट इन इंक्रीज एल्डोस्टेरोन. अगली बार करें रेगुलेशन, आई गेस, है ना? आई नो यू आर टायर्ड, सो विल डू दिस रेगुलेशन एंड एड्रिनल मेडुला नेक्स्ट टाइम.